कोरोना के संक्रमण और पूरे देश भर में लॉकआउट, इस बीच हम सब मिलकर क्या कर रहे हैं, कैसे अपना वक्त भी गुजार रहे हैं और उसके साथ साथ देश की कुछ ज्वलंत समस्याएं भी आज हमारे सामने हैं। इन तमाम मुद्दों पर बात कर रहे हैं संगीतज्ञ और गायक अभिजीत भट्टाचार्य इस वक्त न्यूज नेशन पर हमारे साथ मौजूद हैं। दादा केमन आचो, कैसे हैं आप? कैसा चल रहा है कोरोना का ये लॉकडाउन? अब ये क्वेश्चन का जवाब ये शायद आप ही दे दीजिए। आपने जगह क्वेश्चन किया कि कैसा चल रहा है, वो तो हम आपका चैनल देख के देखते हैं कि हम तो बाहर नहीं निकल सकते जी, हम तो देख भी नहीं सकते। तो ये जो आप पूरे जमाने को दिखा रहे हैं उसी को देख के ही मैं समझ जाता हूँ कि क्या हो रहा नहीं हो रहा। तो इसका जवाब सिर्फ आप ही दे सकते हैं। मैं बचपन में जब मुंबई स्ट्रगल करने आया था जी, तब भी ज्यादातर लॉकडाउन ही था, क्योंकि घर से निकल के कुछ करने को तो था नहीं हमारे पास। जी, तो हम लॉकडाउन ही हुआ करते थे। थोड़ा बहुत अगर मौका मिल जाता था घर पे रहने का, जी, नहीं तो कभी कभी वो भी नहीं मिलता था। ना तो छत थी, ना जी। रहने का कुछ जगह था। जी। तो हम अक्सर बाहर घुमा करते थे, सोचा करते थे कि कहीं अगर घर मिल जाए उसके अंदर रह ले थोड़ी देर। जी, तो मुझे बस समय समय का बस चक्र है जी, कि कुछ साल हम भी लॉकडाउन रहे जी, और आज फिर कुछ दिनों के लिए लॉकडाउन है। तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे सिंगर्स लोग भेजते रहते, दादा मेरा ये इतना मिलियंस का व्यू हो गया। फिर मैं एक ही सवाल पूछता हूँ, जी। नाम क्या है तुम्हारा? तो अगर सबसे पूछो यार इतना मिलियन व्यू है, जी, सिर्फ ऐसा नहीं कि सारे जितने बड़े बड़े स्टार है जिनका मिलियंस ऑफ व्यूज है जी, उनको तो लोग जानते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनका मिलियंस ऑफ व्यूज है जी। लेकिन लोग जानते नहीं कि ये है कौन। नहीं, ऐसा ही एक वीडियो अभी आपके सामने हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। जी। आप ही के एक पुराने गायकी को तेजस गंभीर नाम के एक शख्स ने अपने हिसाब से कोरोना पर आधारित किया और उसके बाद आपने भी उस पर अपनी अदाकारी दिखाई एक अलग अंदाज में। गंभीर साहब ने आप ही के गाने को अपने अंदाज में प्रस्तुत किया था, लेकिन मेरा आग्रह न्यूज़ नेशन के दर्शकों की तरफ से ये है कि आप कोरोना पर अपने इस भावना को अपने अंदाज में व्यक्त करें। हमें लगता है कि वो ज़्यादा बेहतर होगा। जी हाँ, और जैसा आपने कहा जी, वैसा मैं कर चुका हूँ। इस बंदे को, इस बच्चे को मैंने ढूंढ निकाला। वीडियो पे मैंने कमेंट्स मारा, जैसे ही कमेंट्स किया मैंने बहुत वाह उसको अच्छा लिखा जी, और उसने फिर मुझे बोला, सर आई कांट बिलीव दिस। मैंने कहा यू हैव टू बिलीव दिस। जी, और फिर उससे मैंने नंबर लिया और फिर उसको बोला कि अभी मैं इसको तुम्हारे साथ इसको मैं इनकॉर्पोरेट कर रहा हूँ। जी, तो उसको मैंने फोन किया, मैंने कहा अपना वीडियो वहां से कर जी, और मैं अपना वीडियो यहाँ से कर रहा हूँ। तुमने ना जाना कि मैं दीवाना लेकर आया हूँ दिल का नजराना, मेरे दिल की है जो दास्तां। न्यूज नेशन, जी। देखो ना सुनो ना। क्या बात है विदा, मज़ा आ गया। आपका एक कोट मुझे बड़ा पसंद आया। मैं आपके ऊपर रिसर्च कर रहा था तो ये मुझे मिला, जिसमें आपने लिखा, आपने कहा है, बागी मेरी पहली फिल्म थी जिसमें सलमान खान हीरो थे। जहां से मैं बागी बना, उसके बाद तो मैं खिलाड़ी बन गया, फिर बादशाह भी बना, फिर बॉस भी बना, फिर धड़कन भी बना। धड़कन आपके दिलों पे छा गया हूँ। तो ये बताइए, ये बागीपन कहां और कैसे कब समा गया आपके भीतर? तो मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, मैं हूं ना? जी। अरे जी। सारी दुनिया पर छा जाऊं, एक छोटा सा ही तो ख्वाब है मेरा। जी, और मेरा काम क्या है, ऐसा गीत सुनाऊं जी, और जो आरजू जो सो रही हैं उनको जी, भी जगा दूं। उनके पापा बोलते हैं जगा दो बेटा, आरजू सो रही है, उसको जी, उठा दीजिए। जी, मैं आरजू भी जगाता हूँ, गीत भी सुनाता हूँ। तो अभी ये थोड़ा मुझे लगता है शेरो शायरी हो जाएगी। और अजय जी, आप देश के एक बहुत रिस्पॉन्सिबल न्यूज एडिटर या जर्नलिस्ट बोल लीजिए। मैं जर्नलिस्ट बोलना ज्यादा पसंद करूंगा क्योंकि जी, वो एक बहुत बड़ी सर्विस है। जी, सो आप लोगों को मैं सुनता रहता हूं और जिस तरह से आप लोग सर्विस देते हो, मैं सेवा नहीं करूंगा लेकिन सर्विस देते जी, हो, जी, उससे मैं कहीं ना कहीं
मेरे बहुत से गलत सलत चीजें मेरे नॉलेज में होती हैं, जी तो वो सब क्लियर हो जाता है जी कि रियल एक्चुअली क्या हो रहा है। तो ये सोशल मीडिया के दौर पे मुझे अच्छा लगता है कि आप लोगों को देख के, आप लोगों को सुन के फिर आगे मैं कुछ बकूं। नहीं नहीं, क्या बात करते हैं। आपकी विचार बहुत महत्वपूर्ण हैं और शायद यही वजह है कि मैं आपसे बड़ी बेबाकी से कुछ सवाल भी पूछना चाहता हूं। मसलन अभी हमने देखा बीप हिंदुस्तान में बीप कोरोना। बीप बीप तो नहीं करेंगे बीच में? बिल्कुल नहीं, कतई नहीं, हम न्यूज़ नेशन पर ये पत्रकारिता नहीं करते। तो अभिजीत दा, अभी हमने देखा कि कैसे हिंदुस्तान में कोरोना का प्रकोप जैसे जैसे बढ़ रहा था, अचानक 28 मार्च 29 मार्च के आसपास एक ऐसी खबर आई जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। एक पूरे तबके ने, एक पूरे जमात ने देश से कोरोना के संक्रमण को बड़े पैमाने पर छुपाने की कोशिश की और उसके बाद जब लोगों ने समझाने की कोशिश की तो फिर बड़ी अजीब अजीब तरह की बातें और हरकतें सामने आईं। यहां तक कि चिकित्सा कर्मियों के साथ बदसलूकी की बातें भी सामने आईं। लोगों ने समझाया लेकिन लोग समझने को तैयार नहीं है। मैं चाहता हूं कि इस मुद्दे पर आपके जो भी बेबाक विचार हैं, कृपा करके उन्हें सामने रखें। ये खैर मना लीजिए, आप जिस तबके की बात कर रहे हैं जी और जिस जमात की बात कर रहे हैं, उनको तो उनका जमात ही नहीं मानता है। जब मक्का मदीना में, जहां से एक्चुअल फतवा जहां से आता है, जी जब मक्का मदीना ने बंद कर दिया, उसके बाद ये लोग आ जाते तो ये किस बात की जमात है, किस बात का धर्म ये कर रहे हैं? जब आपके ऊपर से आदेश आ गया कि कुछ नहीं करना, उसके बाद भी आप लोग लगे हुए हैं, तो इनको इतना महत्व देना नहीं चाहिए। जी और इनको तो इनका समाज खुद ही महत्व नहीं देता। आप देख लीजिए सोशल मीडिया पे, जी। इनको इनके खुद के तबके के लोग और जमात के लोग इनको गालियां दे रहे हैं। जी। ये क्या गालियां हम लोग दे रहे हैं? हमने कभी गाली नहीं दी है। हम सिर्फ वही करेंगे जो लातों के भूत बातों से नहीं मानते। मैं इसी में विश्वास करता जी। हूं। और जब इनके तबके के लोग खुद ही साथ दें, तो फिर इनको ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि आपको किसी ने अधिकार नहीं दिया। आप खुद मरो, हम आपको नहीं मारेंगे, जी लेकिन आपको किसी ने अधिकार नहीं दिया। आप मरो तो साथ में सबको लेके मरो, जी सबको लेके। अरे आप वो कितनी गंदी, इससे जघन्य क्या हो सकता है? जब वो शाहीन बाग में जी एक औरत का बच्चा मर गया बिल्कुल और उसके बाद टीवी में इंटरव्यू दे रही है कि हम एक बच्चा और, मतलब वो फैक्ट्री लगाई हुई क्या? जी कि हमारा उसका माँ बाप दोनों, तो उसका बाप दूसरा प्रोडक्शन में शुरू हो गया होगा, एक बच्चा क्या, चलो एक बच्चा तैयार करते हैं। जी ये क्या तुम्हारा प्रोफेशन है क्या? कि तुम धरने पे बैठ जाओगे शाहीन बाग में, एक बच्चा मरा तो चलो दूसरा बच्चा ऑर्डर करो। ऑर्डर हो रहा है, यहां से बिरयानी आ रही है, घर पे जाके बच्चा पैदा कर रहे हो। जी ऐसा मत करो। शुक्र मनाओ कि इस समय कर्फ्यू लगा हुआ है। आप सोचिए अगर कर्फ्यू नहीं लगा होता तो क्या होता? क्या होता मैं बताऊं? हम लोग इनको बचाते। जी आप गलत मत सोचिए कि हम लोग कुछ करते। जी आपके ऊपर ऐसा कहर आ जाता तो आपको बचाते यही पुलिस वाले, यही आर्मी वाले, यही सीआरपीएफ लोग और हम लोग कार्यकर्ता लोग आपको बचाते, लेकिन आप बच नहीं पाते। हम आपसे बोल रहे हैं कि आप हमारे भाई हो, लेकिन आप हमारे बड़े भाई नहीं हो, आप हमारे छोटे भाई हो। हम आपको प्यार से रखते हैं, ऐसे छोटे भाई की तरह। जी छोटे भाई को हम लोग प्यार देते हैं, लाड़ देते हैं, जी उसको गार्ड करते हैं, जी उसकी रक्षा करते हैं। तो अभी आप हमको अपना बड़ा भाई मानो, पूरी सरकार को अपना बड़ा भाई मानो, मेजॉरिटी समाज को अपना बड़ा भाई मानो। जी इसमें तुमको प्यार और लाड मिलेगा और पुचकार मिलेगा, लेकिन पत्थर मत मारना। अपने बाप पे और अपने बड़े भैया पे पत्थर मत मारना। और कभी भी जो भी करना घर के अंदर करना, घर के बाहर निकल कर हमारे धर्म के अगेंस्ट कुछ बोलना नहीं, क्योंकि हम सिर्फ अपना धर्म निभाते हैं। जी हमारे धर्म पे कोई कुछ आंच उठाएगा या उसको नुकसान करने की कोशिश करेगा, तो हम वो गांधीवाद नहीं है जो एक ये वाले हम नहीं है। जी अभिजीत, तुष्टीकरण हमारे देश की एक सच्चाई है। हमने इसे कई मौक़ों पर देखा है। क्या आपको लगा कि तबलीगी जमात के मसले में भी कहीं तुष्टीकरण की वजह दिखी आपको? क्या आपको लगा कि राज्य सरकार अगर चाहती तो चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तरीके से
अमली जामा पहनाया जा सकता था, लोगों को समझाया जा सकता था, क्योंकि दूसरे राज्यों में हमने देखा सख्ती किस तरह से है। जैसे कि उत्तर प्रदेश स्पष्ट दिखा, डंडे के जोर पर लोगों को समझाया गया। देखिए, ये तुष्टीकरण से वोट लिया गया। आप तुष्टीकरण, आप देख लीजिए, अब इलेक्शन हो गया, वोट मिल गया, जी अब देखिए उनको कैसे साइडलाइन कर रहे हैं। वोट ले लिया और आपने कन्हैया के ऊपर अलाउ कर दिया, केस करो, ठीक है। जी अब आप जमात पे आप खुद ही बोल रहे हो कि ये होना नहीं चाहिए था, परमिशन आप दे रहे हो। तुष्टीकरण के सबसे बड़ा तुष्टीकरण तो आपने किया, आपने उस समुदाय से वोट लिया है जिनको हर चीज फ्री में चाहिए। वो समुदाय, वो जमात जी जिनको हर चीज फ्री में चाहिए, आपने उनको हर चीज फ्री में दिया। पैसा हमने दिया, पैसा हम टैक्स पेयर्स का है, जी आपने फ्री में बांटना शुरू कर दिया। फ्री में बांटने वाले कितने लोग हैं, फ्री में लेने वाले कितने लोग हैं? जी वही वर्ग जिसका आप वोट लेते हो, जी तो आप अपमान करते हो उनका भी। हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, हम फ्री में लाइट मिले ना, हम तो देना ही चाहते, जी लेकिन अब आपने फिर से पासा पलटा है। मतलब लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं कि ये कितने, और आप देख लीजिए इनके इर्द गिर्द भी जी इन्होंने सिर्फ अपने समुदाय को पास में रखा है। ये आज बहुत बड़ी बात कर रहा हूं आपके चैनल पे, जी आप देख लीजिए, नाम देख लीजिए, जी इनके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ रैंक पे ऐसा लगता है इनका ही परिवार है, इनका एक पर्टिकुलर, इनका एक क्लोज समुदाय है। नाम नहीं लूंगा, जी चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे वो सिसोदिया हो, चाहे वो जैन हो, चाहे वो अग्रवाल, सब ये इन्होंने पूरा एक 5 लोगों का या 6 लोगों की एक पार्टी बना ली है। और और दूसरे जो भी कोई थे जी उनको हटा दिया है। जी और बाकी लोगों को बोलिए तुम लोग रास्ते में उतरो, डंडा लेके उतरो, वोट बैंक करो, जी हम देख लेंगे। तो इन्होंने पूरा तो अपना एक फैमिली बिजनेस बना लिया है। केजरीवाल से मिलते जुलते जितने समुदाय के लोग हैं, जी इन्होंने क्लोज अपना एक फैमिली बिजनेस बना लिया है। ये तो आप ही उजागर कर सकते हो इस बात को। बिल्कुल। शाहरुख खान को लेकर जो बातें रखी जाती हैं पत्रकार जगत के द्वारा, मैं चाहता हूं कि आप जरा स्पष्टता से बताइए। आपने शाहरुख खान की फिल्मों में जितनी आवाज़ दी है, शाहरुख खान की पहचान बनी उससे, लेकिन फिर बीच में क्या हुआ? मुझे शाहरुख के साथ मेरा एक कलह हुआ, सबको मालूम है। जी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, 2 फर्क है, 2 बंगाल से दो सिंगर हुए, एक हुआ अभिजीत और एक है अरिजीत। जी अभी इसमें से बंगाल टाइगर किसको बोलेंगे मुझे पता नहीं। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस एक सुबह शाम जी सलमान खान को ट्वीट पे माफी मांग रहा है जी कि मेरा गाना मत हटाओ सर, मेरा फ्यूचर है, मेरा गाना रख दीजिए। और सलमान खान ने क्या किया, उसके गाने को डब करके, इंडिया का इतना बड़ा एक सिंगर, उसके गाने को डब करके पाकिस्तान के एक कव्वाल से उसका गाना डब करा दिया। जी नाम नहीं लूंगा, इनका नाम नहीं लेता हूं मैं, पाकिस्तानियों का। जी डब करा दिया गाना को, भी एक कव्वाल बना हुआ सिंगर जिसको सलमान खान ने बहुत प्रमोट किया। दैट मीन्स दैट वाज अ कॉन्स्पिरेसी, दैट वाज अ प्री प्लान्ड, कि कंट्री के जो सबसे बड़ा सिंगर इस समय जो चल रहा है, जी उसका वॉइस पाकिस्तान की सिंगर से डब कराओ। तो आप क्या, पाकिस्तान में आपकी टीआरपी, पाकिस्तान में आपके फैंस ऐसे बड़े हो जाएंगे, ये बढ़ जाएगा, बस सलमान सलमान, और वही होता है। जी तो वो एक अलग स्ट्रेटेजी है। तो उसके लिए मैं उसको ये नहीं बोलूंगा कि वो एंटी नेशनल है, जी लेकिन उसको आप ही नाम दे दीजिए कि वो है क्या, कि आप हर चीज में पाकिस्तान को इन्वॉल्व करना चाहते हो। लेकिन मैं आपको इतनी चीज बता दूं, जी इस मामले में मैं शाहरुख खान को सबसे बड़ा देशभक्त कहता हूं। जी एक्चुअली शाहरुख खान बहुत बड़ा देशभक्त है, और वो भी बहुत मतलब डोनेट करता है, मुझे मालूम है, बहुत सोशल उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन वो डरते हैं कहने से कि उनका जो एक फैन फॉलोइंग है ना, वो कहीं कम ना हो जाए। वो बहुत बड़ा नेशनलिस्ट है, लेकिन डरपोक है शाहरुख खान। खुल के नहीं कह सकता कि मैं इंडिया के लिए ये कर रहा हूं, मैं देश के लिए कर रहा हूं, लेकिन करता है।
लेकिन खुल के नहीं बोलता। बाकी लोग बोलते हैं और करते भी हैं। और सलमान खान की बात ये है कि सलमान खान ने सिर्फ एक बार ऐसा नहीं किया, उसने एक सीरीज शुरू कर दिया था जी कि इंडियन टॉप सिंगर्स को गवाओ और मैसेज भेजो कि तुम्हारे सारे गाने हम पाकिस्तानियों से डब करेंगे। जी उसने सोनू निगम के साथ एक बार नहीं किया, 2 बार ऐसा किया। जी आई एम नॉट अगेंस्ट पाकिस्तान आर्टिस्ट, बट आई एम अगेंस्ट पाकिस्तान। अपने गंदे बेसुरे आर्टिस्ट को इंडिया भेजना बिल्कुल क्यों? गंदे बेसुरे जिनको वहां पे कोई पूछता नहीं है, यहाँ पे आके ब्रांड बनाते जी। हैं, फिर यूएस में जाके बोलते हैं। कभी यूएस में जाके बोलते नहीं कि पाकिस्तानी आर्टिस्ट, बोलते बॉलीवुड आर्टिस्ट। बिल्कुल बट जो सिंगर जो लोग इंडिया से बनते हैं जी। बॉलीवुड से, जी। वो कभी ऐसा नहीं बोलते कि पाकिस्तानी आर्टिस्ट है, जी वो बोलते हैं बॉलीवुड पाकिस्तानी आर्टिस्ट। क्योंकि बिल्कुल। उनके पास खाने के पैसे नहीं, उधर शूटिंग नहीं होती, उधर जी वहां पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जी। ना तो कोई व्यूअर है। जी जी पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, हम जी। दुश्मन को अपने कल्चर में घुसने नहीं देना चाहते। दादा ऐसे तो बात करने के लिए आपसे इतना बहुत कुछ है, क्या कहें, लेकिन बैटरी बात लंबी होती चली जा रही है। इसलिए मैं चाह रहा हूं कि एक और छोटी सी गुजारिश। जी। आप किशोर दा के ज़बरदस्त फ़ैन हैं, ये तो कम से कम मैं कह सकता हूं दावे से। जब भी मैं उनके आप जब गाने गाते हैं तो ऐसा लगता है आप दिल से नहीं, बस फिदा होकर गा रहे हैं। तो एक और आग्रह छोटा सा हमारे दर्शकों की तरफ से, किशोर दा का कोई गाना जो आपको हमेशा बहुत पसंद आता हो, प्लीज गुनगुना दीजिए, मजा आ जाएगा। बिल्कुल। ऐसा होता है कि जब आप भगवान को पूजा करते हैं ना, तो आप उनको फैन नहीं कह सकते, आप कहेंगे कि भक्त हैं। जी वो मेरे भगवान है। मैं फैन नहीं हूँ, मैं भगवान, वो मेरे भगवान है। जी तो एक भक्त और फैन में फर्क होता है, तो मैं भक्त हूँ। जी जीवन से भरी तेरी आँखें मजबूर करे जीने के लिए, जीने के लिए सागर भी तरसते रहते हैं, तेरे रूप का रस पीने के लिए, पीने के लिए जीवन से भरी तेरी आँखें। क्या बात है दादा। एक आखिरी संदेश जो हमारे दर्शकों को आप देना चाहते हैं, कोरोना के इस जघन्य संक्रमण के दौर में कैसे लोग अपने आप को बचा कर रखें, घर पर रखें, अपने आप को सुरक्षित रखें, एक संदेश प्लीज। बड़े बड़े लोगों के संदेश आ रहे हैं कोरोना के नाम पे, बड़े बड़े लीडर्स, बड़े बड़े स्टार, बड़े बड़े वो। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा एक संदेश इनके बीच में खो जाएगा कि मैं कुछ भी नहीं हूं जी मैं इस धरती का एक प्राणी हूं और मैं चाहता हूं कि मैं इस धरती में जिंदा रहूं। अपनी सोचो, घर पे रहो, नहीं तो धरती पे नहीं रहोगे। धरती पे हर जीव जंतु दिखेगा, सिर्फ इंसान नहीं दिखेंगे। तो दादा आपसे बातचीत जाहिर सी बात है कभी ख़त्म ही नहीं हो सकती, क्योंकि कई दिलचस्प और रोचक बातें हैं जो आप कहते हैं। लेकिन आखिरी गुजारिश, कोई ऐसा गीत जो आपके दिल को छूता हो, हमारे दर्शकों के लिए गाएं, और उसके साथ ही हम आपसे अलविदा भी कहेंगे। जी। ये एक सफ़र है। सफ़र ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप कितना सफ़र, कितना लंबी दूरी का सफ़र तय करना चाहते हैं, बीच में इंटरवल लेना चाहते हैं, कहीं उतरना चाहते हैं, या एक मंजिल फिक्स कर ली है। जी। लेकिन ज़िंदगी एक सफ़र है जी और मैं अपने भगवान किशोर कुमार का ये गाना आज के दिन, जी इस वक्त की ज़रूरत है, आप लोगों को डेडिकेट कर रहा हूँ। प्लीज़। जिंदगी का सफ़र है ये कैसा सफ़र, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। जिंदगी का सफ़र है ये कैसा सफ़र, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद अभिजीत दा, Stay home. बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत safe. करके।